नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 की परमाणु संरचना की। पहला लेक्चर है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। परमाणु जो होता है सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल होता है, और परमाणु की जो खोज करी थी भाई साहब डाल्टन ने करी थी। किसने करी थी? डाल्टन साहब ने करी थी परमाणु की खोज। लेकिन बैठ गए थे डाल्टन साहब चुपचाप परमाणु की खोज करने के बाद। अब सोच लिया कि परमाणु छोटे से छोटा पार्टिकल है, खोज कर ली, बहुत बढ़िया बात है। परमाणु की खोज के बाद में हुई परमाणु के नाभिक की। कोई भी परमाणु, अभी परमाणु की खोज करी, किसने करी भैया? डाल्टन साहब ने। कुछ दिनों बाद आपके सामने हाजिर हो गए परमाणु के नाभिक की खोज करने वाले, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले। तो परमाणु की नाभिक की खोज परमाणु की खोज हो गई। उसके बाद में खोज हुई भैया इलेक्ट्रॉन की। किसकी खोज हुई? इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज। और इलेक्ट्रॉन की खोज जो करी थी वो करी थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने किसकी खोज करी भैया? इलेक्ट्रॉन की खोज। अब इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद में नाभिक की खोज हुई। किसके? परमाणु के नाभिक की खोज। परमाणु के नाभिक की खोज हुई। परमाणु के नाभिक की खोज ये किसने करी भैया? रदरफोर्ड भाई साहब ने। रदरफोर्ड भाई साहब ने। अब नाभिक की खोज हो गई तो नाभिक में क्या क्या थे इसकी खोज हुई। तो ये फिर खोज हुई बेटा, प्रोटॉन की खोज हुई। प्रोटॉन की खोज। और प्रोटॉन की खोज जो करी थी वो करी थी गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड एंड रदरफोर्ड। चलिए, अब प्रोटॉन की खोज हो गई, उसके बाद में हुई न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज। और न्यूट्रॉन की खोज करी भैया चैडविक साहब ने। किसने करी? चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। मेरी बात सुनिएगा। डाल्टन साहब जो है, डाल्टन साहब ने 1803 में खोज कर ली थी। किसकी? परमाणु की खोज कर ली थी। 1897 में आए। कौन आए? थॉमसन साहब आए। फिर रदरफोर्ड आए 1911 में। कब आए? 1911 में। 1911, 1920 और 1931। मेरी बात सुनिएगा आप। डाल्टन ने परमाणु की खोज करी थी, परमाणु को अविभाज्य पार्टिकल मान लिया था। लेकिन कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कहाँ हुई? परमाणु से ही हुई इलेक्ट्रॉन की खोज। कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो आवेशित पार्टिकल है, ऋण आवेशित पार्टिकल हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तब से लोग पीछे लग गए कि यार इसमें इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव पार्टिकल है, तो इसी परमाणु के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्टिकल वाला भी, पॉजिटिव पार्टिकल भी होना चाहिए। तो डाल्टन साहब जो हैं बैठ गए परमाणु की खोज करके। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, जे थॉमसन साहब ने करी। फिर नाभिक की खोज किसने कर ली? रदरफोर्ड ने, कि इसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, रदरफोर्ड ने। लेकिन रदरफोर्ड बेचारा सीधा साधा बैठ गया कि नाभिक की खोज हो गई। फिर नाभिक में प्रोटॉन की खोज किसने कर ली भैया? गोल्डस्टीन ने कर ली। और गोल्डस्टीन गया रदरफोर्ड के पास कि भैया मेरे को ये पॉजिटिव पार्टिकल मिला। किसके अंदर? परमाणु के अंदर। क्या करे भैया, इसका नाम क्या रखे? इन दोनों ने मिलकर इसका नाम प्रोटॉन रख दिया। तो प्रोटॉन की खोज हो गई। फिर न्यूट्रॉन की खोज हो गई 1931 में। किसकी खोज हुई? न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो ऐसे करके जो परमाणु के जो मूलभूत कण हैं, परमाणु के मूलभूत कण होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन तीनों की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। आपको मालूम होगा कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो तो रहते हैं परमाणु मतलब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी परमाणु के कहाँ पर विद्यमान रहते हैं? नाभिक में विद्यमान रहते हैं। और उस परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर ही उस परमाणु का क्या होता है?
द्रव्यमान निर्धारित होता है कि इतने प्रोटॉन हैं भैया, इतने न्यूट्रॉन हैं, इस आधार पर इस परमाणु का द्रव्यमान इतना होगा। कुछ भी अपन जो बात करते हैं, जैसे कार्बन 612, कार्बन 612, तो 6 जो है परमाणु क्रमांक है और 12 क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, किसका, कार्बन का। सुनिएगा, कार्बन की बात कर रहे अपन, कार्बन में लिखा मैंने, कार्बन का संकेत होता है C और C612 लिखा। तो जो भी परमाणु क्रमांक होते हैं यहाँ पर लिखते हैं वो परमाणु क्रमांक है, और ये जो है वो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ रहता है ना। किसी भी एलिमेंट के साथ में जब पीरियोडिक टेबल देखोगे तो परमाणु क्रमांक लिखा हुआ मिलेगा और परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ मिलेगा। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान अपने पास 12 दिया हुआ है, प्रोटॉनों की संख्या अपने पास 6 दी हुई है, आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 12 - 6, ये न्यूट्रॉन की संख्या आपके पास निकल के आ गई, कितनी आ गई, 6। तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर इसके पास कोई, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या की बराबर ही होगी, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है, 6 है। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 कम हो गई, मतलब 5 हो गई। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लग गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 बढ़ गई, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 7 C- में। बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगेगा तो सिर्फ अंतर आएगा भैया इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, मेरी बात समझना। तो ये कहानी है, शुरुआत होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, क्या हुई, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो माइंड में इमेजिनेशन बिठा लेना, अपन कहाँ से चल रहे भैया, परमाणु से। परमाणु की संरचना की जब बात करेंगे तो जैसे कि ये बात कर अपन कार्बन C612, तो इसमें इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है। तो प्रोटॉन है इसके अंदर 6, देख लिया आप लोगों ने, न्यूट्रॉन है इसके अंदर 6। ये तो हो गया नाभिक किसका, कार्बन का। इसमें 2 कक्षाएं हैं बेटा, कितनी कक्षाएं हैं इसमें, 2 कक्षाएं हैं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा में। दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरी कक्षा ये हो गई, और ये 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। इस प्रकार से कार्बन की परमाणु संरचना बन गई। क्या बन गई, कार्बन की परमाणु संरचना। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम, शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में भैया। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, किसके बारे में डिस्कस करें अपन, इलेक्ट्रॉन के बारे में। चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, शुरुआत करें। यूनिट 2, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के क्या है, स्थायी मूल कण हैं, ठीक है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये परमाणु के स्थायी मूल कण हैं। इसके अलावा भी पॉजिट्रॉन और दूसरे छोटे छोटे पार्टिकल और पाए जाते हैं, लेकिन स्थायी मूल कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के स्थायी मूल कण हैं। इलेक्ट्रॉनों द्वारा पदार्थ के रासायनिक गुणों का निर्धारण होता है। जो इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं उसके द्वारा पदार्थ के रासायनिक गुणों का निर्धारण होता है। और भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा परमाणु का द्रव्यमान निर्धारित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा परमाणु का द्रव्यमान निर्धारित होता है। अब मूल कण की खोज के बारे में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है भैया, जे थॉमसन को जाता है, जिन्होंने विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करके उनका अध्ययन किया। यद्यपि कैथोड किरणों को उत्पन्न करने में प्रारंभिक योगदान किसका था, प्लकर और क्रुक्स का भी था, जो इसके साथ में जो प्रयोगशाला में काम करते हैं, तो हो सकते हैं इनके लैब असिस्टेंट हो, प्लकर और क्रुक्स। ओके, थॉमसन साहब ने क्या किया, एक विसर्जन नलिका ली। ये विसर्जन नलिका है भैया, इसको विसर्जन नलिका कहेंगे। इसके अंदर एक तरफ कैथोड लगा रखा है और एक तरफ लगा रखा है भैया एनोड लगा रखा है, कैथोड एनोड लगा रखा है। इसके अंदर कोई गैस भर दी और वो गैस क्या करती है, वो गैस क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड करते हैं तो उस गैस में से वो क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। और जब आयनित होती हैं तो तभी क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन भागते हैं कैथोड से एनोड की ओर भागते हैं। किधर की ओर भागते हैं, वो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो किधर की ओर भागते हैं, एनोड की ओर भागते हैं। तो मतलब उनको जो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल्स हैं वो ऋणावेशित हैं, तभी धनावेशित प्लेट की ओर भाग रहे।
ठीक है। तो विसर्जन नलिका में यदि अत्यंत कम दाब पर 0.01 से 0.001 mm पर कोई गैस लेकर उसमें अत्यंत उच्च विभव वाली विद्युत को प्रवाहित करवाया जाए तो कैथोड से कुछ किरणें निकलकर एनोड की ओर जाती है। कैथोड से कुछ किरणें निकलकर एनोड की ओर हो जाती है, जो नली के कांच से टकराकर चमक उत्पन्न करती है। इन्हीं किरणों को कैथोड किरणें कहा जाता है। ये किरणें ऋणावेशित द्रव्य कणों की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? ऋणावेशित द्रव्य कणों की बनी होती हैं। इन कणों को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन कणों को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कुल मिला के विसर्जन नलिका रहती हैं। यहाँ पर इंडक्शन हाई वोल्टेज प्रवाहित किया जाता है, इंडक्शन कोई लगी हुई होती है। और ये विसर्जन नलिका है, निर्वात पंप द्वारा इसमें पहले कम दाब किया जाता है, फिर इसके अंदर गैस भर दी जाती है। ये सारी प्रोसेस की गई इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए। बड़ा मज़ेदार काम है। चलिए, अब कैथोड किरणें जो कैथोड किरणें थी उन्हीं को क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कहा। किरणें ऋणावेशित द्रव्य कणों की बनी होती हैं। इन कणों को क्या कह दिया? इलेक्ट्रॉन कह दिया। अब भैया जो रेडिएशन थी, जो पार्टिकल्स जा रहे थे, वो रेडिएशन के फॉर्म में जा रहे थे और उस रेडिएशन को क्या? कैथोड किरणें कहा। ठीक है, क्या कहा? कैथोड किरणें कहा। अब कैथोड किरणों के क्या क्या गुण हैं? कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। ठीक है, कैसे करती है? सीधी रेखा में गमन करती हैं। यदि कैथोड किरणों के पथ में किसी ठोस पदार्थ की बनी हुई कोई वस्तु रख दी तो उसकी क्या बन जाएगी भैया? शेडो बन जाएगी। क्या बन जाएगी? शेडो बन जाएगी। इससे यह प्रतीत होता है कि ये किरणें कैसे चल रही है? एकदम सीधी रेखा में चल रही हैं। कैसे चल रही है? एकदम सीधी रेखा में चल रही है। चलिए बेटा, कैथोड किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड किरणें अपने मार्ग में रखे छोटे एवं हल्के पहियों को, अगर छोटा से हल्के से पहिए रखे हुए बिल्कुल छोटे बारीक से, तो उनको क्या कर दे कि घुमा देती हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है, इससे यह प्रकट होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि ये किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं और इन कणों में कुछ न कुछ संहति होती हैं, भार होता है, संहति और उनकी गतिज ऊर्जा होती है। इसीलिए वो पहियों को क्या कर सकती है? घुमा सकती है, रोटेट करा सकती है। चलिए, कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। अगर मार्ग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए तो वो किधर की ओर सीधे नहीं जाएगी और वो उसकी तरफ मुड़ जाएगी। इधर आ गई भैया, इधर इधर इधर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए। कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं तो विद्युत क्षेत्र में कैथोड किरणें अपने सीधे मार्ग से विचलित होकर धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं और ऋणावेशित कण ही क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन्हीं को क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स कहा। चलिए, ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित हो जाती हैं। तो कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती हैं जिस दिशा में चुंबक का ध्रुव नली के पास होता है। ठीक है, जिस दिशा में चुंबक का ध्रुव नली के पास होता है उधर की ओर विक्षेपित हो जाती है। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी में ताप दीप्त पैदा करती है। क्या करती है? ताप दीप्त पैदा करती है। उसे भेद कर आर पार निकल जाती हैं। कैथोड किरणें उच्च गलनांक की धातु जैसे टंगस्टन से टकराकर एक्स किरणें भी उत्पन्न करती है। कैथोड किरणें सभी गैसों को आयनित करती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं। तो भाई साहब, ये हो गए कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़, कैथोड किरणों के गुण की बात कर ली अपनों ने। आगे बढ़े, चलिए कैथोड किरणों का उद्गम की बात करें। जो अपनों ने विसर्जन नलिका ली, ये विसर्जन नलिका है, ये विसर्जन नलिका है, ये विसर्जन नलिका है। विसर्जन नलिका, कैथोड किरणों की उत्पत्ति। तो यही बात जो है, जो मैंने बताई है, वही बात देखिए यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी आपको नोट्स के फॉर्म में। कैथोड किरणों का उद्गम क्या किया? विसर्जन नली ली। क्या लिया? विसर्जन नली। और उसमें एक तरफ कैथोड और एनोड वो जो लगाना था वो तो लगा ही लगाया। ठीक है, विसर्जन नली है और विसर्जन नली में जो वैक्यूम पंप वगैरह जो सब लगा ही रखा है। एक तरफ कैथोड है, एक तरफ एनोड है, कैथोड एनोड जो भी है लगा ही रखा है। इसके अंदर क्या भर दी? गैस भर दी, कम दाब पर गैस भर रखी है। तो वो जो गैस होगी वो क्या होगी? विद्युत विसर्जन के कारण वो गैस क्या हो जाएगी? आयनित हो जाएगी। और आयनित होने के कारण क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और वो जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किधर से किधर की ओर जाएंगे? वो पार्टिकल जो है वो किधर से किधर की ओर जाएंगे? वो कैथोड से किधर की ओर जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे। कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे।
देखिए, विसर्जन नली में बहुत कम दाब पर जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो नली में उपस्थित गैस के कुछ अणुओं और परमाणुओं का आयनन हो जाता है। आयनन मतलब ये आयनन हो गया, आयनन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये पॉजिटिव आयन और क्या मिल रहा है अपने को, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। धन आयन त्वरित होकर विसर्जन नली के कैथोड को से टकराते हैं। किधर की ओर टकराते हैं, कैथोड से टकराते हैं। धन आयन तो किधर की ओर टकराएंगे, कैथोड से टकराते हैं, जिससे कैथोड के परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होने से ये एक किरण पुंज के रूप में तीव्र वेग से किधर की ओर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ चलते हैं, एनोड की ओर चलते हैं। इस किरण पुंज को ही क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। जो किरण पुंज जा रहा है, पार्टिकल का बंडल से जा रहा है, किधर से किधर की ओर, एनोड से, सॉरी कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, कैथोड रेस कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनों के गुण और विशेषताएं। भैया इलेक्ट्रॉनों के गुण और विशेषताएं पढ़ लें। इलेक्ट्रॉन परमाणु के सबसे हल्के मौलिक कण हैं। इसे E अथवा -1 ई इलेक्ट्रॉन E0 से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। इनकी त्रिज्या 1.8 × 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। बढ़िया बात है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 होता है। इतना कम है ना, जिसका मान 9.1091 × 10⁻28 ग्राम अथवा 0.000548 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। मतलब बहुत कम द्रव्यमान होता है। इस हिसाब से कह सकते हैं आप किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 होता है, जिसका मान 9.1091 × 10⁻28 ग्राम अथवा 0.000548 AMU होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश 9600 कूलम या 1 फैराडे होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा विद्युत आवेश E का अनुपात क्या कहलाता है, E/m। ठीक, द्रव्यमान बटे विद्युत आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तथा विद्युत आवेश E का अनुपात सदैव स्थिर होता है, E/m। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उसके वेग के साथ परिवर्तित होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उसके वेग के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ किसकी है भैया, इलेक्ट्रॉन की। किसकी क्वालिटी है ये, इलेक्ट्रॉन की क्वालिटी है। अब बात करेंगे भाई साहब, इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, अब बात करें प्रोटॉन की, बात कर रहे हैं। प्रोटॉन की बात करने जा रहे हैं। तो ये 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने गैस विसर्जन नलिका में छिद्रयुक्त कैथोड प्रयोग करके दिखाया, है ना। जब इसकी खोज हो गई थी, किसकी खोज हो गई थी बेटा, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी, सारी चीज़ें कैथोड रेज वगैरह सभी इनकी खोज हो गई थी। उसके बाद में ये देखा गया है कि ये विसर्जन नलिका ली, तो विसर्जन नलिका में जो पार्टिकल के बंडल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किधर के जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो इसको तो क्या कह दिया आपने, कैथोड रेस कह दिया, और ये बंडल के रूप में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर तो क्या है, इलेक्ट्रॉन से जा रहे हैं बंडल के रूप में, किधर से किधर की ओर, कि इधर से एनोड की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन कुछ पार्टिकल इधर जा रहे हैं, है ना। छिद्रित यहाँ पर कैथोड लिया, प्रीफोर्टेड कैथोड मतलब छिद्रित कैथोड, तो कुछ पार्टिकल इधर जा रहे हैं। ये देखा है भैया, जाना तो उधर जा रहे हैं, लेकिन ये इधर कौन जाने लग गया। तो फिर बाद में पता चला कि इधर जो पार्टिकल जा रहे हैं वो धनावेशित पार्टिकल हैं, और उन धनावेशित पार्टिकल वो जो क्या है, उनको क्या कहा, प्रोटॉन से कहा, धनावेशित पार्टिकल को। तो सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने गैस विसर्जन नलिका में छिद्रयुक्त कैथोड प्रयोग किया। ये क्या प्रयोग किया भैया, छिद्रयुक्त, कैथोड में छिद्र कर रखिए, छिद्रयुक्त कैथोड प्रयोग में लाए कि कुछ किरणें इन छिद्रों में से निकलकर कैथोड के पीछे चली जाती है। कैथोड के कहाँ चली जा रही है, पीछे चली जा रही है। जाना किधर चाहिए किरणों को, रेडिएशन उधर जानी चाहिए, तो भैया इधर जा रही, तो ये क्या है भैया, चली जाती। एनोड से निकलने वाली इन किरणों का नाम, एनोड किरणें, एनोड से निकलने वाली इन किरणों को, मतलब इधर से इधर की ओर जा रही, तो एनोड से निकलने वाली इन किरणों को क्या कहा, एनोड किरणें अथवा कैनाल किरणें भी कहते हैं। एनोड किरणों को कैनाल किरणें भी कहते हैं। डब्ल्यू वाइन ने सन 1897 में प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि कैनाल किरणें धनावेश युक्त कणों से मिलकर बनी होती हैं। इसके आधार पर सर जे थॉमसन ने इन किरणों को धन किरणें कहा। थॉमसन साहब भी आगे नामकरण करने के लिए कि ये जो किरणें हैं, इन किरणों को क्या कहा,
धन किरणें। फिर बाद में रदरफोर्ड साहब और दोनों ने मिलकर गोल्डस्टीन ने इसका नाम रखा, क्या रखा, प्रोटॉन्स रखा। ठीक है, ये बात हुई पूरी। अब धन किरणों के गुण, पॉजिटिव जो रेडिएशंस हैं, रेज हैं, उसके गुण। तो धन किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, बढ़िया बात है, धन किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणों की भांति धन किरणें भी क्या है, क्षेपणी पहिए को क्या कर देती है, घुमा देती हैं। धन किरणें चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रों में अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करी थी उसी टाइप से है ये, विक्षेपित होने। धन किरणें चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रों में अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं। इनके विक्षेपित होने की दिशा कैथोड किरणों के विपरीत होती है। धन किरणों का वेग कैथोड किरणों के वेग से क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है कम, क्योंकि ये जो है थोड़े भारी होते हैं धन किरणें। जो प्रोटॉन्स का जो है द्रव्यमान ज़्यादा होता है, किससे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। धन किरणें धातुओं की पतली पन्नी को बेधकर आर पार निकल जाती हैं। इनकी भेदन शक्ति कैथोड किरणों से कम होती है। क्या होती है, कम होती है। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं तथा प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति उत्पन्न कर सकती है, दोनों ही कर सकती है। जो प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश की अनुपस्थिति में जो क्रियाएं होती हैं, प्रतिदीप्ति स्फुरदीप्ति दोनों उत्पन्न कर सकती है। इन किरणों को E/m अनुपात विसर्जन नली में ली गई गैस पर निर्भर करता है तथा कैथोड किरणों से कम होता है, E/m की वैल्यू। चलिए प्रोटॉन के गुण की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन के गुण, प्रॉपर्टीज। प्रोटॉन धनावेश युक्त कण है, इसे P अथवा 1p1 से दर्शाते हैं, बढ़िया बात है। पर प्रोटॉन की त्रिज्या जो है लगभग 10⁻³ सेंटीमीटर होती है। प्रोटॉन के लिए E/m का मान स्थिर नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिर होता है, वरन विसर्जन नली में ली गई गैस पर निर्भर करता है। E/m का मान सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस की धन किरणों का होता है। हाइड्रोजन परमाणु से प्राप्त धनात्मक कण ही प्रोटॉन कहलाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु से प्राप्त धनात्मक कण मतलब ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन में ये H+ एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसी को क्या कह दिया भैया, इसको क्या कह दिया, प्रोटॉन। H+ को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। H+ को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु से प्राप्त धनात्मक कण ही प्रोटॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन पर आवेश ये होता है भैया 1.602 × 10⁻19 कूलाम धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान ये होता है भैया 1.6720 × 10⁻24 ग्राम या 1.6720 × 10⁻27 किलोग्राम। अतः प्रोटॉन परमाणु का वह सूक्ष्मतम कण है जिस पर इकाई धनावेश होता है और जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ये बात करी भाई साहब अपने प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा ताकि आप नोट्स भी बनाते जाएं। ओके, अब ये चर्चा हो गई इलेक्ट्रॉन के बारे में भैया, प्रोटॉन के बारे में। अब न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा कर लें, है ना, न्यूट्रॉन के बारे में। तो 1931 से यहाँ पर है ना, जेम्स चैडविक ने बेरिलियम, बोरान और एल्यूमिनियम पर अल्फा कणों की बमबारी करवाई। अरे भैया इन्होंने क्या कर दिया, ये बेरिलियम लिया। बेरिलियम का बेटा परमाणु क्रमांक होता है 4 और परमाणु द्रव्यमान होता है 9। इस पर अल्फा कण किसको कहते हैं, हीलियम को कहते हैं। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु द्रव्यमान होता है 4। इससे क्या हुआ, प्राप्त हुआ, एक तो C612 रिएक्शन हो रही है, 4 और 2 6 और 9 और 4 कितने हुए, 12। ये 12, 9 और 4 13, ये 12 ही हो रहे, प्लस एक और क्या निकल गया यहाँ पर, ये। तो इसको ये इनकी रिएक्शन से ये हो रहा, बन रहा है। लेकिन ये क्या, एक और चीज़ क्या आ गई है, तो उसको क्या कहा, न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं था, कोई आवेश नहीं था। मेरी बात सुनना आप। तो जेम्स चैडविक ने बेरिलियम, बोरान और एल्यूमिनियम पर अल्फा कण की बमबारी से उत्सर्जित किरणों की प्रकृति का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ये अति सूक्ष्म उदासीन कणों से बनी हुई हैं, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। उत्सर्जित किरणों की प्रकृति का अध्ययन किया, है ना। ये जेम्स चैडविक ने बेरिलियम, अपने यहाँ ये बेरिलियम ने लिया, बेरिलियम, बोरान और एल्यूमिनियम पर अल्फा कणों की बमबारी करे, इसके ऊपर ठोका, इसको बेरिलियम के ऊपर हीलियम को फेंका, ठोका। फिर रेडिएशन निकली, उत्सर्जित किरणें, ये रेडिएशन निकली
अल्फा कणों की बमबारी से उत्सर्जित किरणों की प्रकृति का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि अति सूक्ष्म उदासीन कणों से बनी हुई हैं ये रेडिएशन, है ना। यह निष्कर्ष निकाला कि ये अति सूक्ष्म उदासीन कणों से बनी हुई है जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। विद्युत उदासीन होने के कारण इन मूल कण को नाम क्या दे दिया, न्यूट्रॉन्स नाम दे दिया गया। ये भैया न्यूट्रॉन्स। अतः न्यूट्रॉन परमाणु का वह सूक्ष्म एवं उदासीन कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर। देख लिया कि इसका द्रव्यमान भी प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही है। चलिए अब बात करें न्यूट्रॉन के गुणों की, तो न्यूट्रॉन उदासीन अथवा विद्युत आवेश रहित कण है। इसे संकेत ये 0n1 से प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रॉन की त्रिज्या ये होती 10⁻13, लगभग प्रोटॉन की त्रिज्या के बराबर। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर 1.6750 × 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। या कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान मापक्रम में 1.008065 AMU होता है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान से कुछ अधिक है, हल्का सा अधिक है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, है ना। विलगित अवस्था में न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। नाभिकीय अभिक्रिया में ज्ञात हुआ कि सभी तत्वों में हाइड्रोजन को छोड़कर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जो भी एलिमेंट्स दिए हुए ना पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी के पास क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है बस उसके अंदर। हाइड्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो सिर्फ एक प्रोटॉन बच जाता है उसके अंदर, तो H+ को क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी कहा जाता है। अभी बात हुई थी। न्यूट्रॉन की भेदन क्षमता अधिक है परंतु कॉस्मिक किरणों से कम है। स्वतंत्र न्यूट्रॉन का क्षय प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में होता है और ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो साथियों, हमने आज के इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा करी। प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण ये दे रखे हैं, इस टेबल देख लीजिएगा। मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रतीक ये होते हैं E-1 E0, बीटा भी कहते हैं भैया इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन के लिए P1P1 और 1H1, ये प्रोटॉन है भैया। न्यूट्रॉन N0N1, ठीक है। इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसके ऊपर +1, और ये उदासीन है। द्रव्यमान ये होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का 9.1091 × 10⁻28। इसका प्रोटॉन का होता है 1.6720 × 10⁻24। इसका होता है 1.6750 × 10⁻24। द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान इकाई में AMU में इसका इलेक्ट्रॉन का ये है 0.000548। इसका है 1.000727 और इसका है 1.008065। मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हल्का सा प्रोटॉन से ज़्यादा है। अपने को ये देखने को मिला। चलिए, तो आज का ये लेक्चर मैं यहीं एंड करूँगा। आज के इस लेक्चर में हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में अच्छे से डिस्कस करिए। नोट्स बनाते जाइएगा, किताब का सहारा लीजिएगा और अच्छे से तैयारी चालू कर दीजिए। धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। ओके दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।